एक अचानक आया हुआ लीगल नोटिस और दूसरी औरत के साथ खड़े पति की तस्वीरें। ऐसी शादी जिसके बारे में पत्नी को पूरे 8 साल तक कुछ पता ही नहीं चला। ओ बाप रे, 8 साल बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी झूठ को छुपाने के लिए। सही में। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है ना, वो ये नहीं है कि पति ने धोखा दिया, बल्कि ट्विस्ट ये है कि पत्नी ने पति के साथ साथ उसके पूरे परिवार यानी सास, ससुर और ननद को भी इस क्रिमिनल केस में घसीट लिया, जो कि हमारे देश में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में काफी आम बात होती जा रही है ना। बिल्कुल। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी जुर्म के बारे में सिर्फ जानना किसी को अपराधी बना सकता है? मतलब क्या एक बेटे की दूसरी शादी का राज छुपाने पर उसके माँ बाप सच में जेल जा सकते हैं? ये एक बहुत ही ट्रिकी लीगल एरिया है। कानून और नैतिकता के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है यहाँ। हाँ, और आज हम कानून प्लस पर एक और बेहतरीन और धमाकेदार विश्लेषण में इसी लकीर को डीपली समझेंगे। स्वागत है इस कानूनी चर्चा में। ये चैनल उन सभी दर्शकों के लिए है जो सटीक और ऑथेंटिक लीगल ब्रेकडाउन्स चाहते हैं, वो भी बिना किसी बोरिंग लेक्चर के। और कानून प्लस की कोशिश हमेशा यही रहती है कि इन कानूनी पेचीदगियों को एक थ्रिलिंग और समझ आने वाले अंदाज में पेश किया जाए। जो भी लोग कानूनी दाव पेच को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, उन्हें हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। डेफिनेटली। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पर आधारित है। केस का नाम है शिवरामन नायर एंड अदर्स वी स्टेट ऑफ केरला। इसका साइटेशन है 2026 INSC 412 और ये फैसला भी हाल ही में 24 अप्रैल 2026 को सुनाया गया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस पर अपना वर्डिक्ट दिया है। ठीक है, इस केस की लीगल डिटेल्स में घुसने से पहले मैं एक छोटी सी एनालॉजी देना चाहती हूँ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पता है कि उसका दोस्त कल बैंक लूटने वाला है। ओके, बैंक रॉबरी, इंटरेस्टिंग। हाँ, उसने पूरा प्लान सुन लिया है दोस्त से, लेकिन वो उस लूट में फिजिकली शामिल नहीं होता। न वो गाड़ी चलाता है, न हथियार देता है, बस चुप रहता है। तो क्या कानून की नजर में वो इंसान भी उन लुटेरों की गिनती में आएगा? अगर स्ट्रिक्ट लीगल टर्म्स में हम इसको देखें तो नहीं। उस पर क्राइम की जानकारी छुपाने के कुछ अलग छोटे चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन उसको डायरेक्टली बैंक लुटेरा नहीं माना जाएगा। अच्छा, सिर्फ चुप रहना उसको मेन आरोपी नहीं बनाता? बिल्कुल नहीं। कानून मेरे नॉलेज यानी सिर्फ जानकारी होने और उस क्राइम को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने में मदद करने के बीच जमीन आसमान का फर्क करता है, और यही फर्क इस शिवरामन नायर केस का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। वाओ! तो चलिए अब इस हाई स्टेक्स मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की शुरुआत से देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी 19 दिसंबर 2007 से शुरू होती है, जो कि इनकी शादी की डेट थी। केरला में शादी होती है दोनों की। सही, केरला में शादी होती है और फिर पति अपनी पत्नी को अपने साथ अबू धाबी ले जाता है और बाद में सऊदी अरेबिया। लेकिन पति के जो माँ बाप थे वो केरला के कवाडियर में ही रहते हैं। यानी ज्योग्राफिकल सेपरेशन शुरू से ही था। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है आगे चलकर। हाँ, ये याद रखने वाली बात है। अब यहाँ से पत्नी की शिकायत का सिलसिला शुरू होता है। उसके मुताबिक शादी के शुरुआती दिनों से ही पति ने उस पर लगातार फिजिकल और मेंटल टॉर्चर शुरू कर दिया था। और आरोप में बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स भी थे, जैसे कि पति ड्रग्स लेता था और लगातार दहेज की मांग करता था। एग्जैक्टली 30 लाख रुपए कैश और 47 गोल्ड सॉवरेन्स यानी सोने के 47 सिक्के। ये मांग आम बात बन चुकी थी। और ये सिर्फ वहाँ सऊदी अरेबिया तक सीमित नहीं था। जब पत्नी 2008 में प्रेग्नेंट हुई और केरला आई तो वहाँ भी फोन पर हरासमेंट चलता रहा। ये पूरा कंटिन्यूअस पैटर्न था क्रूएलिटी का। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ। अप्रैल 2010 में जब पत्नी वापस सऊदी अरेबिया में थी तो उसने छुपके से एक फोन कॉल सुना। उसका पति और उसके परिवार वाले उसके 153 गोल्ड सॉवरेन्स बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। 153 सोने के सिक्के, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। बहुत बड़ा अमाउंट। और जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो उसे धमकी दी गई। कहा गया कि अगर आवाज उठाई तो उसे और उसके बच्चे को सऊदी में ही छोड़ दिया जाएगा। ओ बाप रे, ये तो सीधा सीधा एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल है। वही तो। आखिरकार वो सिक्के बेच दिए गए और उन पैसों से पता है क्या हुआ? पति के नाम पर एक वोक्सवैगन कार खरीदी गई। और बाकी बचे पैसों का क्या किया उन्होंने? बाकी पैसे ननद को दे दिए गए ताकि वो अपने लिए एक फ्लैट खरीद सके। वेट, ननद ने उस दहेज के पैसे से फ्लैट खरीद लिया? ये डिटेल आगे केस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। सही पकड़ा आपने। इसके अलावा भी पत्नी के भाई ने उन्हें कई बार कैश दिया, जैसे मई 2011 में 5 लाख, जून में 9 लाख और अगस्त में 15 लाख रुपए। फिर थोड़े टाइम बाद 2 लाख और। ये तो सच में एक मैसिव फाइनेंशियल ड्रेन था उस औरत के परिवार पर। लेकिन ये सब तो सेक्शन 498A यानी दहेज प्रताड़ना का हिस्सा लग रहा है। आपने जो दूसरी औरत वाला ट्विस्ट बताया था वो कहाँ से आया? वही तो इस कहानी को सच में दिलचस्प बनाता है। ये सब चल ही रहा था कि सालों बाद फरवरी 2015 में एक अजीब घटना हुई। पत्नी उस वक्त केरला के मवेलीकरा में रह रही थी। अच्छा, और तभी कुछ नोटिस आता है उन्हें? हाँ, एक वकील का नोटिस आता है। भेजने वाली का नाम था सिमरन जी
और वो औरत क्लेम कर रही थी कि वो उसके पति की असली पत्नी है। क्या बात कर रहे हैं? सीधा एक वकील का नोटिस? हाँ, और साथ में दोनों की शादी की कुछ तस्वीरें भी थी। शुरू में पति ने थोड़ा बहाना बनाया कि किसी ने बेवकूफ बनाने के लिए भेजा है, लेकिन पत्नी के भाई ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पूरा झूठ सामने आ गया। तो सच क्या निकला इन्वेस्टिगेशन में? सच ये था कि पति ने 21 मई 2013 को आंध्र प्रदेश में चुपके से सिमरन से शादी कर ली थी, यानी पहली शादी के वजूद में रहते हुए दूसरी शादी। तब तो ये क्लियर कट बिगैमी का केस हो गया। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना गैरकानूनी हमारे देश में। तभी पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई होगी। बिल्कुल। 24 अगस्त 2016 को उसने तिरुवनंतपुरम के म्यूजियम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उसने सिर्फ पति पर केस नहीं किया, उसने ससुर, सास और उस ननद को भी आरोपी बना दिया, जिसे फ्लैट खरीदने के पैसे मिले थे। हाँ, उसने पूरे परिवार को क्रिमिनल केस में घसीट लिया। अब मैं यहाँ एक चीज पर थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। ये सारी घटनाएं यानी शादी, टॉर्चर, पैसे मांगना, ये सब 2007 से 2015 के बीच हुआ। लेकिन एफआईआर फाइल होती है 2016 में। लगभग 8-9 साल का डिले। कानून में तो डिले को सस्पिशियस माना जाता है, तो क्या कोर्ट ने इस देरी को रेड फ्लैग नहीं माना? देखिए, डिफेंस लॉयर्स ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह यही आर्गुमेंट रखा था। उनका कहना था कि इतनी देरी से एफआईआर आना अपने आप में दिखाता है कि एक सोची समझी साजिश है, परिवार को परेशान करने के लिए एक आफ्टर थॉट है। तो कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कैसे किया? क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, खास तौर पर सेक्शन 498 के केसेस में, कोर्ट्स इस डिले को एक स्ट्रिक्ट फॉर्मूला से नहीं देखती। जब शादी में डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो पत्नी तुरंत अगले दिन पुलिस स्टेशन नहीं भागती। ये बात तो है। पहले तो लोग शादी बचाने की ही कोशिश करते हैं, एल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली। और इस स्पेसिफिक एफआईआर में एक लगातार क्रूअल्टी का पैटर्न दिखाया गया था। ये कोई एक दिन का झगड़ा नहीं था, टॉर्चर एक ऑनगोइंग प्रोसेस था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस डिले को ग्राउंड बनाकर केस क्वॉश करने से मना कर दिया। समझ गई। असली मुद्दा डिले नहीं था, तो असली मुद्दा क्या था इस लीगल बैटल में? असली मुद्दा था आरोपों का नेचर। पुलिस ने पति और पूरे परिवार पर इंडियन पीनल कोड की 3 स्पेसिफिक धाराएं लगाई थी। हाँ, मैं धाराएं बता देती हूँ। पहली थी सेक्शन 498A यानी दहेज और क्रूअल्टी। दूसरी थी सेक्शन 494 जो बिगैमी या दूसरी शादी के लिए होती है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन या सामान्य इरादे की बात करती है। सही बताया। और इसके खिलाफ परिवार वालों ने केरला हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत एक पिटीशन डाली कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए। उनका लॉजिक यही था ना कि हम तो अलग रहते थे। हाँ। और आरोप बिल्कुल वेग है। हाँ, उनका कहना था कि हमारे खिलाफ कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन केरला हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। वेट, खारिज कर दी? मतलब हाईकोर्ट ने कहा कि सास, ससुर और ननद को ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा? बिल्कुल। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि क्योंकि एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि परिवार वालों को दूसरी शादी के बारे में पता था, तो उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है कानूनी तौर पर? अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचें, ननद ने उन सोने के सिक्कों के पैसे से अपने लिए फ्लैट खरीदा। उसने तो उस क्राइम का, उस एक्सटॉर्शन का सीधा फायदा उठाया ना। आम समझ और मॉरल कंपस यही कहता है कि अगर आप बैड मनी से घर खरीद रहे हैं तो आप गुनहगार हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेकिन कानून इस तरह इमोशंस पर काम नहीं करता। तो कैसे करता है? उसने पैसे तो एंजॉय किए ना पत्नी के। देखिए, सेक्शन 498A स्पेसिफिकली उस व्यवहार को पेनलाइज करता है जो पत्नी को आत्महत्या करने पर मजबूर करे या उसकी हेल्थ और लाइफ को खतरे में डाले। पैसे को एक्सेप्ट कर लेना एक सिविल रिकवरी का मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसने पत्नी को पैसे लाने के लिए धमकाया नहीं। ओह, यानी ननद की तरफ से कोई डायरेक्ट एक्ट ऑफ टॉर्चर नहीं था। सही समझे आप। आरोप सिर्फ ये था कि ननद ने पैसे लिए। ये आरोप नहीं था कि ननद ने मारा या गाली दी, और यही सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा। मतलब कानून ये नहीं देखता है कि पैसा कहाँ गया, कानून ये देखता है कि पैसा निकालवाने के लिए जो हिंसा हुई उसमें ननद ने हाथ उठाया या नहीं। एग्जैक्टली। और यही सेम लॉजिक सास ससुर पर भी अप्लाई हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पति पर तो फिजिकल असॉल्ट के स्पेसिफिक डेट्स हैं, लेकिन माँ बाप और ननद के आरोप बिल्कुल ब्लंट और वेग हैं। ब्लंट और वेग यानी अस्पष्ट, कोई डिटेल नहीं थी उनके खिलाफ। नहीं, सास ससुर पर सिर्फ ये आरोप था कि जब पति पत्नी को पीटता था तब वो वहां मौजूद थे और उन्होंने इसको इनकरेज किया। पर इनकरेज कैसे किया? क्या उन्होंने पत्नी के हाथ पकड़े? ऐसा कुछ चार्जशीट में था ही नहीं। वाओ, मतलब चुपचाप खड़े रहकर डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए देखना एक माँ बाप की मॉरल फेलियर तो हो सकती है, पर लीगली वो उन्हें अपराधी नहीं बनाती। बिल्कुल। क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए एक्टिव भागीदारी चाहिए होती है। ये सच में बहुत बड़ा रेवलेशन है। अब मैं सबसे बड़े मुद्दे पर आती हूँ, सेक्शन 494 यानी दूसरी शादी। अगर माँ बाप जानते थे कि उनका बेटा दूसरी शादी कर रहा है और उन्होंने जानबूझकर 8 साल तक छुपाया, तो क्या ये राज छुपाना अपने आप में कॉमन इंटेंशन यानी सेक्शन 34 नहीं बनता? सुनने में ये आर्गुमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एस नितिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला
जो कि 2024 का केस है, और गेद्दम झांसी केस का हवाला दिया। उन्होंने क्लियर किया कि दूसरे लोगों को तब तक गिल्टी नहीं माना जा सकता जब तक उन्होंने शादी करवाने में कोई स्पेसिफिक ओवर्ट एक्ट ना किया हो। ओवर्ट एक्ट, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? चलिए इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आप जानते हैं कि एक तूफान आने वाला है और आपने अपने पड़ोसी को इसकी वार्निंग नहीं दी। ओके, पड़ोसी को नहीं बताया। और इस तूफान में पड़ोसी के घर की छत उड़ जाती है। अब आपको तूफान के बारे में पता जरूर था, पर क्या छत आपने तोड़ी? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। वही बात है, मेरे नॉलेज यानी सिर्फ तूफान आने की जानकारी होना और ओवर्ट एक्ट यानी खुद जाकर हथौड़े से छत तोड़ना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। समझ आई बात। यानी माँ बाप ने बेटे की शादी छुपाई जरूर, पर उन्होंने जाकर शादी का मंडप नहीं सजाया या पंडित बुक नहीं किया। एग्जैक्टली। ऐसा कोई स्पेसिफिक आरोप उनके खिलाफ एफआईआर में था ही नहीं। इसलिए एससी ने कहा कि कॉमन इंटेंशन सिर्फ जानकारी होने से एस्टैब्लिश नहीं होता, एक्टिव पार्टिसिपेशन या फैसिलिटेशन प्रूव करना जरूरी है। ये तो सच में कानून को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है। एससी बेसिकली कह रहा है कि हम इमोशंस पे नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक एविडेंस पर जाएंगे। और इसी बात पर मैंने पढ़ा था कि एससी ने किसी भजनलाल केस का जिक्र किया था इस ऑर्डर में। वो क्या था? हाँ, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, ये 1992 का एक लैंडमार्क केस है। इस जजमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी कि हाई कोर्ट्स कब अपने पावर्स का इस्तेमाल करके किसी एफआईआर को स्टार्टिंग में ही क्वॉश कर सकती हैं। और इस स्पेसिफिक केस में वो गाइडलाइन कैसे फिट हुई? उसमें एक गाइडलाइन ये है कि जब एलिगेशंस बिल्कुल जनरल नेचर के हों, बिना किसी स्पेसिफिक डिटेल के, तो कोर्ट को प्रोसीडिंग्स क्वॉश कर देनी चाहिए ताकि लॉ का अब्यूज ना हो। ऐसे आरोपों को ऑमनिबस एलिगेशंस कहते हैं। ऑमनिबस एलिगेशंस मतलब एक ऐसा बड़ा थैला जिसमें पूरे खानदान को भरकर आरोप लगा दिए गए हो, बिना किसी इंडिविजुअल डिटेल के, जैसे एक टिकट पर सारे लोग बस में चढ़ गए। सही एनालॉजी है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ये पूरे परिवार को फंसाने की टेंडेंसी बहुत आम हो गई है। अगर मैं इसे एक चलनी या सीव की तरह देखूं, तो कानून एक चलनी है और सुप्रीम कोर्ट ने इन ऑमनिबस एलिगेशंस को छानकर बाहर निकाल दिया ताकि निर्दोष लोग न फंसे। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोर्ट इन एलिगेशंस को इनिशियल स्टेज पर नहीं रोकेगी तो निर्दोष रिश्तेदार सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। कोर्ट को सिर्फ विक्टिम को जस्टिस नहीं देना, बल्कि लीगल प्रोसेस को बदले का हथियार बनने से भी रोकना होता है। तो इस पूरी लीगल चलने के बाद एंड रिजल्ट क्या रहा? आखिर में कोर्ट ने फाइनल हैमर कहाँ ड्रॉप किया? केरला एचसी का आदेश तो पलट दिया ना उन्होंने। हाँ, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को पूरी तरह सेट असाइड कर दिया, यानी रद्द कर दिया। उन्होंने साफ डिक्लेयर किया कि एफआईआर में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सास, ससुर और ननद के खिलाफ चल रही थी, उन्हें क्वॉश किया जाता है। उन पर अब किसी चार्ज का ट्रायल नहीं चलेगा। पर पत्नी का लीगल बैटल तो अपने पति के खिलाफ चलेगा ना, क्योंकि पति तो मेन आरोपी है। पति तो डेफिनेटली फंसेगा। उसके खिलाफ फिजिकल असॉल्ट और बिगैमी के स्पेसिफिक एविडेंस हैं। उसका ट्रायल चालू रहेगा, लेकिन उसके परिवार के ऊपर जो जेल की तलवार लटक रही थी, वो हमेशा के लिए हट गई। ये तो बिल्कुल एक सस्पेंस थ्रिलर के क्लाइमैक्स जैसा हो गया, जहां आखिर में क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी गई कि आखिर टारगेट कौन है। लेकिन क्या इस जजमेंट से जेन्युइन विक्टिम्स को नुकसान नहीं होगा? किस तरह का नुकसान? देखिए, कई ससुराल वाले सच में साइलेंट टॉर्चरर्स होते हैं, है ना? वो चुपचाप खड़े रहकर डोमेस्टिक वायलेंस होने देते हैं या मेंटल प्रेशर बनाते हैं बिना किसी फिजिकली ओवर्ट एक्ट के। अब तो ऐसे लोग हमेशा बच जाएंगे कानून से। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, एक बहुत वैलिड सोशल कंसर्न है, लेकिन कानून को एविडेंस के बेसिस पर आगे बढ़ना पड़ता है, अजम्पशन पर नहीं। अगर हम साइलेंस को ही ऑटोमेटिकली अपराध मान लेंगे तो कल को हर दूर का रिश्तेदार फॉल्स केसेस में फंसा दिया जाएगा। तो ऐसे जेन्युइन केसेस में विक्टिम क्या करे? विक्टिम को जस्टिस जरूर मिलेगा, पर उन्हें कोर्ट को स्पेसिफिक सबूत देने होंगे। प्रोसिक्यूशन को यह दिखाना होगा कि वो साइलेंस एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। सिर्फ एक जनरल कंप्लेंट लिख देना काफी नहीं होगा। ये जजमेंट प्रोसिक्यूशन स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई और स्ट्रिक्ट बनाता है। तो कुल मिलाकर इस रियल लाइफ इम्पैक्ट ने बिगैमी और क्रूएल्टी के केसेस में एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा खींचती है। जानकारी होना और गुनाह में शामिल होना, ये दोनों बिल्कुल अलग लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये वर्डिक्ट उन तमाम परिवारों के लिए एक रिलीफ की सांस है जो बिना किसी डायरेक्ट एविडेंस के शादी विवाद के मामलों में बरसों से क्रिमिनल ट्रायल्स झेल रहे हैं। बिल्कुल। आज की इस धमाकेदार लीगल डीप डाइव के बाद मैं अपने सभी दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रही हूँ। देखिए, कानून तो साफ है कि सिर्फ राज जानना अपराध नहीं है, लेकिन थोड़ा मॉरल लेवल पर सोचिए। हाँ, नैतिक दृष्टिकोण से सोचना जरूरी है इस मुद्दे को। अगर एक माँ बाप अपने बेटे की गैर कानूनी दूसरी शादी छुपाते हैं और पहली पत्नी को 8 साल तक अंधेरे में रखते हैं, तो क्या कानून में उनके इस साइलेंस या चुप्पी के लिए कोई अलग सजा होनी चाहिए? भले ही उन्हें सीधे तौर पर बिगैमी का अपराधी ना माना जाए, पर इस फ्रॉड के लिए अकाउंटेबल तो करना चाहिए ना? ये एक बहुत डीप सवाल है, सोसाइटी और लीगल फ्रेमवर्क का इंटरसेक्शन। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें जरूर जानना चाहिए। तो दर्शकों, कानून प्लस के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।
हमें वहाँ डिबेट देखना और पढ़ना बहुत पसंद है। और याद रखिए, अगर आपको ऐसी ही शार्प, कॉन्फिडेंट और ऑथेंटिक लीगल जानकारी चाहिए, वो भी बिना किसी बोरिंग लेक्चर के, तो कानून प्लस को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को हाइप करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले हाई स्टेट लीगल ब्रेकडाउन के लिए तैयार रहें। कानून प्लस पर आते रहें।